नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नीरज और आपका स्वागत है लीगल कोर्ट में। आज हम सॉल्व करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 38। सेशन को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग प्लेलिस्ट को विजिट करें और रिवाइज करें, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। An attempt to acquire sensitive information such as username, password, credit card details, etc. as a trustworthy entity in electronic communication is known as a phishing। यानी कि किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना या उसको प्राप्त करने के लिए अटेम्प्ट करना, जैसे कि किसी का यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो इन प्रकार के जो जितने भी जो हमारे जो काफ़ी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको लेना, तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट में दैट इज़ फिशिंग। नेक्स्ट, an act to provide legal recognition for the transactions carried out by the means of electronic data interchange and other means of electronic communications commonly referred to as electronic commerce। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? एक प्रकार का ये एक्ट होता है जिसके तहत हम लीगल रिकॉग्नाइजेंस देते हैं उन सभी ट्रांजैक्शन को जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के फॉर्म पर हम करते हैं। सो या तो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं ई कॉमर्स को। नेक्स्ट, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आता है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिक्योर की पेयर जिसके अंदर एक प्राइवेट की होता है जो कि डिजिटल सिग्नेचर को बनाता है यानी क्रिएट करता है, और दूसरा होता है हमारे पास एक होता है पब्लिक की जो कि डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। तो इसका आंसर है सी। सेक्शन नंबर 43 ऑफ आईटी एक्ट की बात करते हैं जो कि डील करता है आपके फेलियर टू प्रोटेक्ट डाटा, यानी कि आप डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप फेल हो जाते हैं सो आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा, उसके संबंध में है 44A। द पर्सन टेकिंग पार्ट इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, यानी कि जो व्यक्ति किसी अपराध को करने में से भाग जो अपराध को करने में या फिर अपराध को घटित होने में मदद करता है, तो उनको मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक व्यक्ति तो वो होता है जो कि अपराध करता है, जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। दूसरा वो होता है कि जो एक व्यक्ति जो होता है किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, दैट इज एबिटर। इसका आंसर है आपका प्रिंसिपल और एबिटर। नेक्स्ट, which is the period of limitation prescribed for the suit instituted by the mortgagor to recover possession of immovable property mortgaged। अगर कोई भी इमोबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति जिसको मॉर्गेज किया जाता है और उसको रिकवर करने के लिए यानी उसके कब्जे को वापस प्राप्त करने के लिए आप लिमिटेशन एक्ट के तहत कितनी अवधि के अंदर आपको न्यायालय पे वाद दाखिल करना चाहिए, तो इसका आंसर आपका 30 साल है। नेक्स्ट, धारा नंबर 12 से 15 की बात करते हैं लिमिटेशन एक्ट की, जिसमें बताया गया है कि उन समय को यानी कि उन टाइम को हम एक्सक्लूड कर देंगे लिमिटेशन एक्ट जो कि लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। तो वो कौन कौन से सेक्शन होते हैं सेक्शन नंबर 12 से 15 के बीच में? उस दिन यानी कि जिस दिन न्यायालय की तरफ जजमेंट ऑर्डर दिया जाता है उस दिन के जो अवधि होती है उसको छोड़ दिया जाता है, या फिर जब कभी आप इंजंक्शन या स्टे के लिए जब ये ऑपरेट होता है उस समय को भी छोड़ दिया जाता है, या फिर जब कोई भी प्रतिवादी होता है वो भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर निवास करता है। तो इसका आंसर है डी। प्रोविजन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनीज एक्ट सन 2013 की बात करते हैं, जिसमें CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन से सेक्शन में डाला गया है, तो इसका आंसर आपका 135। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो इनमें से कौन सी है? तो आता कि प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, यानी कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है उनकी सुरक्षा के संदर्भ में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो CSR के अंदर में आते हैं और इसमें कंपनीज को छूट प्रदान दिया जाता है। नेक्स्ट, तलाक तफवीज़ क्या होता है? तलाक तफवीज़ का मतलब ये होता है कि वाइफ के पास कुछ कुछ कंडीशन में ये स्वतंत्रता होती है, यानी कि कुछ स्थितियों में कुछ ऐसी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है कुछ स्पेशल कंडीशंस में, और ये विवाह के पहले भी हो सकता है, यानी कि जब विवाह होता है उससे पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो तलाक तफवीज़ का मतलब होता है कि तलाक को किसी अन्य व्यक्ति को डेलीगेट करना। डेलीगेट करने का मतलब होता है टू ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, any immovable property possessed by the female Hindu acquired before or after the commencement of Hindu Succession Act shall be held by her or after the commencement of this act। यानी कोई भी ऐसी अचल संपत्ति जो किसी हिंदू महिला के द्वारा यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में अगर किसी महिला के पास कोई अचल संपत्ति है तो वो उसकी पूर्ण तौर पर अधिकार नहीं मानी जाएगी, यानी कि इसका आंसर है आपका लिमिटेड ऑनर ए। सॉरी दैट इज बी, अ फुल ऑनर। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ? विश्लेषण विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक विधि की जो स्कूल है उसको फॉलो करने वाले उनके जो फाउंडर है उनका नाम है जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट,
There was a contract to supply oil seeds, but the government rendered the sale and purchase oil seed illegal under the Defense of Indian Rule. एक संविदा की जाती है जिसमें तेल एवं उसके बीजों को बेचने का संविदा है, लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रकार के खरीद एवं विरोध पर किसी प्रकार से इलीगल करके और उसको रोक दिया जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत। तो दोनों पक्षकार जो होते हैं वो अपने कर्तव्यों से, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो उन्हें कोई जो चीज जो परफॉर्मेंस किया जाना चाहिए था वो उनसे डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसका आंसर है बी। प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द हैडले वर्सेस बैक्सेंडल आर द बेसिस ऑफ सेक्शन नंबर इसका है आपका 73, जिसमें डैमेज को रिकवर करने के लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया जाता है तो उसमें डैमेज किस प्रकार से रिकवर किया जाएगा, वो प्रिंसिपल हैडले वर्सेस बैक्सेंडल में बताया गया था। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 क्या कहता है? इफ एनी पर्सन इज डिस्पोज्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इवल प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति को उसके अचल संपत्ति से गैरकानूनी तरीके से हटा दिया जाता है, यानी कि कानून के दौरान होकर के किसी अन्य तरीके से उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है, तो व्यक्ति उस अपनी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए न्यायालय पे मुकदमा यानी कि सूट दाखिल कर सकता है। और इसमें इस बात की जरूरत भी नहीं होती कि उसके ऊपर टाइटल किसका है, यानी कि उसका मालिकाना हक किसके ऊपर है, ये डिसाइड नहीं किया जाएगा। केवल ये डिसाइड किया जाएगा कि रिकवर यानी कि उस संपत्ति को जो उसके कब्जे से बेदखल कर दिया जाता है उसको कानून के या विधि के मतलब विधि के अनुसार ना करके किसी अन्य तरीके से किया जाता है। सो वो व्यक्ति उसके लिए वाद दाखिल कर सकता है। द आंसर विल बी सी। As per the Special Relief Act 1963, identify the situation where any person interested in the contract may sue to have its rescinded, and such rescinded may be adjourned by the court. स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 की बात करते हैं कि उस अवस्था की बात की गई जब किसी व्यक्ति को जो कि उस संविदा में हित रखता है उस संविदा को रद्द कर सकता है, और रद्द करने के लिए न्यायालय के समक्ष इसको न्याय निर्णय के लिए दिया जा सकता है। कब किया जा सकता है? जबकि कोई भी जो संविदा होती है वो शून्यकरण है और इस पर जो वादी जो होता है उसके द्वारा इसको समाप्त करने की मांग की जाती है, या फिर जहाँ पर जो संविदा ही पूरे तरीके से अनलॉफुल होता है और इसमें जो 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 अनलॉफुल होता है वो देखने मात्र से पता नहीं चलता है, और इसमें डिफेंडेंट का जो दोष वादी के मुकाबले अधिक होता है। नेक्स्ट, अब हम जब बात करते हैं एकोमोडेशन बिल। एन एकोमोडेशन बिल इज़ वन विच इज़ ड्रॉन बाय द, देखिए एकोमोडेशन बिल वो बिल होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा इसको निकासी की जाती है और इसको स्वीकार किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये बिना कंसिडरेशन के होता है। और इसमें क्या होता है कि जो दैट मेरली टू इनेबल द ड्रॉवर टू रेज द मनी ऑन द बिल बाय द डिस्काउंटिंग। सो इसका आंसर है आपका डी, एकोमोडेशन बिल इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट, विच प्रोविजन ऑफ द नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिस्कस अबाउट द मेटल अल्टरनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होता है नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें किसी प्रकार के बदलाव करना जिससे उसकी जो तात्विक जो अर्थ है वो पूरा बदल जाता है, और इसके प्रभाव के संदर्भ में बताया जाता है आपके सेक्शन नंबर 87 में। ए नामक व्यक्ति है जो किसी बा नामक व्यक्ति को किसी संपत्ति को ट्रांसफर करता है उसके जीवन काल के लिए और उसकी मृत्यु के उपरांत सीओडी को बेचता है बराबर, एंड और टू द, और उसके उपरांत कि उनके जो सर्वाइवर होते हैं उनको देता है। सी की मृत्यु बी के जीवन काल में हो जाती है और डी बच जाता है, तो बी की मृत्यु के बाद वो पूरी संपदा डी को चली जाती है। तो आंसर विल बी ए। ए नामक जो व्यक्ति है वो अपनी भतीजी को 500 रुपये देगा अगर वो अपने पति को छोड़ दे, तो इस प्रकार के जो ट्रांसफर होते हैं वो शून्य माना जाता है। नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।